नमस्कार दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसटीएस महाविद्यालय जामगांव, जिला दुर्ग। आज अपन जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है बीकॉम सेकेंड ईयर का निगमी लेखांकन का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन। जैसा हम और आप जानते हैं, कंपनी का समापन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार हमारे द्वारा पढ़ा जाता था। अब उसको संशोधित करके भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 255 था उसको परिवर्तन करके दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम 2016 के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया धारा 255 के अनुसार, जिसका वर्णन धारा 294 ए में दिया हुआ है। अपन इसके बेसिक चैप्टर में जाएंगे कि कंपनी के समापन का मतलब होता क्या है, समापन के बेसिकली कारण क्या होते हैं। उसके बाद अपन फिर इसके अपन प्रैक्टिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बता दूं, समापन बहुत ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, इसका जो बेसिक सार ये होता है, जब किसी कारणवश कंपनी अपने बिजनेस को आगे नहीं ले जा सकती है और उसको बंद करने का आदेश प्राप्त हो जाता है। इसके दो कारण होते हैं, या तो ट्रिब्यूनल द्वारा या न्यायालय के द्वारा, या सेकंड कारण जो होता है वो स्वयं के द्वारा आवेदन करने पर। स्वयं के द्वारा आवेदन कब करेगी? जब एक कंपनी का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य के लिए होता है, वो उद्देश्य पूरा हो गया हो, कंपनी किसी निश्चित समय के लिए बनी हो, वो समय पूरा हो गया हो, या जब कोई कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो आपस में मिलकर सहमति करते हैं कि अब हम कंपनी को नहीं चलाना चाहते, इसे बंद करना चाहते हैं डायरेक्टर लोग, तो कंपनी को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कारण होता है, जब जो ट्रिब्यूनल या न्यायालय के द्वारा बन जाता है, जब कंपनी किसी ऐसे व्यापार में संलिप्त हो जाती है जो हमारे देश के शत्रु के साथ ग्लोबलाइजेशन कर लेती है, अमालगमेशन कर लेती है, या कोई इलीगल काम करती है, या जब किसी ऋणदाता का जिससे वो ऋण ली है, मेन जो कारण होता है जब एक कंपनी दिवालिया होने की कगार पर आती है। दिवालिया मतलब होता है जब कंपनी किसी के द्वारा लिए गए ऋण की राशि का भुगतान करने में अपने आप को असक्षम बोलते हुए खुद आवेदन करती है कि मैं अब असक्षम हो गई हूँ, अब मेरे द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किया जाएगा, तो न्यायालय के द्वारा भी यह आदेश दिया जाता है कि अब इस कंपनी को बंद करके इसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए और आगे की प्रोसेस फिर उसकी कानूनी कार्रवाई भी आगे की होती है। जिससे बहुत सारी बातें होती है। कंपनी के लिए 180 दिन का समय दिया जाता है और उसे 90 दिन और आगे बढ़ाया जाता है। सामान्य व्यक्ति के कंडीशन में उसको 90 दिन का समय जाता है, 45 दिन और आगे बढ़ाया जाता है। खैर वो तो थ्योरेटिकल पार्ट उसके कवर करते हैं। बेसिकली कंपनी के समापन की कंडीशन में अब होता क्या है, तो जब कंपनी समाप्त होती है तो कंपनी के समापन की कंडीशन में एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। जो व्यक्ति कहलाता है निस्तारक, या तो इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विडेटर। उस व्यक्ति के काम को क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का काम ये होता है कि वे कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं जहां जहां, उनको बेच करके पैसा रिकवर करे और उस पैसे से उन दायित्वों को, उन एक्सटर्नल लायबिलिटीज के साथ साथ अपने इंटरनल जो लायबिलिटीज हैं उनको लगातार क्रमबद्ध रूप से पैसे का भुगतान करे। तो इस विधिवत विवरण को दर्शाने वाला जो विवरण पत्र बनता है उसको ही विवरण पत्र बोलते हैं। निस्तारक का अंतिम विवरण पत्र जो कंपनी के समापन के पश्चात एक निस्तारक के द्वारा जो नियुक्त आदमी होता है, सरकार की तरफ से नियुक्त होता है, उसके द्वारा बनाया जाता है। इसी को हम बोलते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, निस्तारक का अंतिम विवरण पत्र। इसके 4 कॉलम होते हैं, जिसके हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये प्राप्तियां राशि और ये भुगतान राशि। अब इसकी विधिवत व्याख्यापन करते हैं कि इसका पैसे जो आना है, पैसा कहां कहां से आता है इसको हम दिखाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और पैसा जाता कहां कहां है हम दिखाते हैं राइट साइड में। हमको इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो पैसा हमारा आ रहा है, अगर वो हमारा सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे हो जाएगा उससे आपको ज्यादा परेशानी में नहीं आने की जरूरत है। लेकिन आप ये याद रखना है कि पैसा किस कंडीशन में दिया जाएगा वो आपका सीक्वेंस होना चाहिए। अगर उस सीक्वेंस में आपकी एक भी चीज ऊपर नीचे होगी तो आपका सवाल गलत होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। इसको हल करने से पहले मैं कुछ चर्चा कर लेता हूं आपसे। इसमें जो हमें वर्ड यूज करना है, सुरक्षित देनदार किसको बोलते हैं और असुरक्षित देनदार किसको बोलते हैं। सुरक्षित देनदार, सामान्य रूप से सुरक्षित देनदार पर बोलेंगे ऐसा कोई भी क्रेडिटर जो हमारा जो क्रेडिटर है जो सिक्योर्ड है, अर्थात हमने अपनी संपत्ति के कागजात को गिरवी या प्लेट रखकर वहां से लोन लिया है और अगर हम लोन नहीं पटाएंगे उसका तो वो हमारी संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है, वो कहलाएगा सुरक्षित देनदार। लेनदार 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ क्रेडिटर। लेनदार 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सुरक्षित लेनदार, एक होता है असुरक्षित लेनदार। अब असुरक्षित को बाइफरकेट करेंगे आप तो फिर वो 2 होता है, पूर्वाधिकार लेनदार और असुरक्षित लेनदार। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए
लेनदार हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये लेनदार है हमारा है, ये एक्चुअली होता है 2 प्रकार का है, सिक्योर्ड क्रेडिटर सुरक्षित लेनदार, और ये हमारा है असुरक्षित लेनदार। ये जो असुरक्षित है ये फिर 2 भागों में बटेगा, एक कहलाएगा पूर्वाधिकार लेनदार और एक कहलाएगा असुरक्षित लेनदार। हालांकि पूर्वाधिकार लेनदार भी हमारा असुरक्षित लेनदार ही है, ठीक है। अब सुरक्षित लेनदार अपन किसको बोलते हैं? ऐसा कोई भी लेनदार जिससे हमने पैसा लोन लिया है, अपनी संपत्ति के कागजात को गिरवी रख करके, उस कंडीशन में वो हम उसके लिए कराएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर हम उसके पैसे को पेमेंट नहीं करेंगे तो वो उस संपत्ति के कागजात को, जिस संपत्ति के कागजात को हमने गिरवी रख करके उससे लोन लिया है और हमने लोन का भुगतान उसको नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में वो हमारी संपत्ति के कागजात के बेस पे लीगल रूप से हमारी संपत्ति को बेचने का अधिकारी हो जाता है। अब बेच करके अपने ऋण, और अगर उस ऋण पर ब्याज की बकाया राशि है तो वसूल कर लेगा और बाकी पैसा हमारे को वापस करेगा। तो ऐसे लेनदार को बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। वी कॉल इट इज द सिक्योर्ड क्रेडिटर, सुरक्षित लेनदार। और जिस लेनदार के लिए कोई सिक्योरिटी हमने नहीं दी है वो हमारा क्या कहलाएगा? असुरक्षित लेनदार। अब इसके फिर 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पूर्वाधिकार लेनदार, और सेकंड हमारा कहलाता है क्या? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर यानी आरक्षित लेनदार। पूर्वाधिकार लेनदार किसको बोलेंगे? ऐसे लेनदार दोनों ही अनसिक्योर्ड है, पूर्वाधिकार भी अनसिक्योर्ड है और अनसिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड है, लेकिन हमको जब पैसा पेमेंट करने की यहाँ पर बारी आएगी तो हमको अनसिक्योर्ड में पहले किसको देना रहेगा? पूर्वाधिकार लेनदार को, इसलिए उसको पूर्वाधिकार बोला जाता है। तो कौन होते हैं? कंपनी के जो मजदूर होते हैं, इनकी मजदूरी देना बाकी है, सरकार का जो टैक्स कंपनी ने नहीं दिया उनको देना बाकी है, यानी उनको जो पहले पैसा देना, हमारे पास जब पैसा आएगा ऋण पत्र का भुगतान करने के बाद, तो पहले हम किसको देंगे? अनसिक्योर्ड में पूर्वाधिकार लेनदार को, उसके बाद जब पैसा बचेगा किसको देंगे? असुरक्षित लेनदार को। तो कुल मिलाकर लेनदार कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। पहला कहलाता है हमारा क्या? सिक्योर्ड क्रेडिटर, दूसरा हमारा क्या कहलाता है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अनसिक्योर्ड के फिर 2 ब्रांच है, प्रकार 2 ही होते हैं। मैं 3 इसलिए बोल दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। पूर्वाधिकार लेनदार और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दोनों ही अनसिक्योर्ड है, लेकिन अनसिक्योर्ड के 2 पार्ट हो गए और एक हमारा क्या हो गया? सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके बाद मैं आता हूं हमारा पैसा आएगा कहां से? जब एक निस्तारक अधिकृत हो जाता है संपत्तियों की वसूली करने और दायित्व भुगतान करने के लिए, तो सर्वप्रथम वो क्या करता है? ये देखता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। सबसे पहले लिखता है कितना कैश है, कैश इन हैंड कितना है, कैश एट बैंक कितना है। इनको लिखने के बाद सबसे पहले वो जो बाकी संपत्तियां जो बची हुई हैं, फिर मैं बोलूंगा संपत्ति 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की संपत्ति कैसे? एक वो संपत्ति जो कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई है और एक वो संपत्ति जो कहीं पर गिरवी रखी गई है। तो अगर आपको जब संपत्ति की बिक्री पर प्राप्त राशि को शो करना है, जब कंपनी समाप्त हो गई है, समापन के पश्चात तो बिजनेस करेंगे नहीं, ठीक है ना। विघटन जो वर्ड है वो समापन से ब्रॉड है, बेसिकली इसमें 2-4 अंतर होते हैं, लेकिन मैं उनको डिस्क्राइब अभी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। समापन के बाद जो उसका ब्रॉड रूप होता है ना, वो कहलाता है विघटन, माने टोटल समापन, टोटल। और समापन में तब तक कंपनी समाप्त नहीं होती जब तक पूरा पैसा भुगतान चुका ना हो जाए। जिस दिन भुगतान हो गया जहां तक का, उसके बाद वो फिर विघटन का रूप स्वरूप लेती है। तो समान रूप से हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ लिखने के बाद अपन लिखते हैं सबसे पहले उन संपत्तियों को जो कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी गई है, उनके विक्रय से प्राप्त राशि को अपन कहेंगे हर कॉलम में। और चौथे में आएगा वो संपत्ति जो सुरक्षित सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास में गिरवी रखी गई है। क्लियर हुआ? सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारी संपत्ति के कागजात को हमने गिरवी रख के कहां रखा हुआ है? सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास में। तो वो अगर बेचता है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके पास 5 लाख का कोई जमीन है या कोई मकान है या कोई भी फिक्स एसेट्स है, आपने उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको सिक्योरिटी के बेस पे किसी से लोन आपने लिया 8 लाख रुपए का, या मान लीजिए 2 लाख रुपए का लोन लिया और 5 लाख रुपए की संपत्ति को गिरवी रख दिया। अब आपकी कंपनी का समापन हो गया। जब समापन हो गया आपकी कंपनी का, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप अपनी संपत्तियों को आप कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा कौन करेगा? लिक्विडेटर, निस्तारक करेगा। वो आपकी संपत्ति को बेचेगा, उन तमाम संपत्ति को जो कहीं पर गिरवी रखी हुई है, जो गिरवी नहीं भी रखी हुई है। तो पहला पॉइंट आएगा हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़। तीसरा आएगा वो संपत्ति जो कहीं पर भी गिरवी नहीं रखी हुई है। और चौथा आएगा वो संपत्ति जो आपने कहीं पर गिरवी रख के लोन लिया है,
तो मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन 5 लाख की संपत्ति को गिरवी रखा और 2 लाख रुपए का लोन लिया, लोन बढ़कर के ब्याज के साथ हो गया 3 लाख। आपकी 5 लाख की संपत्ति को जिसने लोन रखा था वो बेचा या बिकवाया जैसे भी माध्यम से, वो बिकी कितने में 4 लाख में, तो वो 2 लाख रुपए अपने लोन का, 1 लाख रुपए अपने ब्याज का, 3 लाख रुपए पूरा करेगा, आपको मात्र कितना देगा 1 लाख रुपए देगा। अच्छा, अगर ऐसा को मान लीजिए आपने 5 लाख की संपत्ति को गिरवी रखा और आपने 2 लाख रुपए लोन लिया, लेकिन वो ब्याज बढ़कर कितना हो गया 6 लाख हो गया, इन कंडीशन एज्यूम करिए, तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति आपकी कितने में की 4 लाख में, वो पूरा 4 लाख रुपए पूरा करेगा, आपको कुछ नहीं देगा, और जो 2 लाख रुपए उसका ब्याज बच गया है वो एज ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। सिक्योर क्रेडिटर कन्वर्टेड इनटू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑन दोस कंडीशन, जब आपकी संपत्ति का मूल्य कम मिला आपके ऋण और ब्याज की राशि से, उस कंडीशन में। फिर कभी कभी क्या होता है, जब कंपनी समापन होता है तो कंपनी अपने अंशों पर बकाया पैसा मंगाती, किसे, अपने अंशधारियों से। जैसे आवंटन तक पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल नहीं मंगाया, सेकंड कॉल नहीं मंगाया, या फर्स्ट कॉल तक मंगाया, सेकंड कॉल नहीं मंगाया, तो मंगवाएगी, उस कंडीशन में आपको पैसा मिलता है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, ये हमारा पैसा आने का पूरा डिस्क्राइब कर दिए। ये हो सकता है आपसे ये ऊपर नीचे हो जाए, ऐसी कंडीशन में आपका सवाल गलत नहीं होगा। सवाल ये जो पेमेंट साइड है ये आपको इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा, इसमें अगर गड़बड़ी आपने किया तो आपको सवाल गलत होने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, कानूनी व्यय। बहुत कम क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बहुत कम जगह ये टॉपिक पाया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि अगर कानूनी व्यय अलग से एक वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि लिक्विडेटर हैज टू पे अमाउंट ऑफ 1000 2000 फॉर लीगल एक्सपेंसेस, तो उसको पहले आपको शो ऑफ करना पड़ेगा आपके राइट हैंड साइड पर अमाउंट में। कानूनी व्यय सबसे पहले आएगा, इसके पश्चात आएगा लिक्विडेटर का स्वयं का पारिश्रमिक, क्योंकि पूरा पैसा बांट देगा तो खुद के लिए क्या बचेगा, इसलिए उसको ये अधिकृत उसको ये राइट्स दिए गए कि अपना पारिश्रमिक को पहले निकाल ले। अपन इसी में चर्चा करते हैं कि लिक्विडेटर का पारिश्रमिक कितने प्रकार का होता है। ठीक, देखिए लिक्विडेटर कौन होता है, निस्तारक कौन होता है, एक कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से आया हुआ ऐसा व्यक्ति जो आपके पूरे समापन संबंधी कार्यों का निर्वहन कर रहा है और बदले में अपना क्या ले रहा है, रेवेन्यूशन ले रहा है, पारिश्रमिक ले रहा है, वो कहता है क्या, निस्तारक या लिक्विडेटर। तो सर्वप्रथम आपको मैं बता दूं कि इसका पारिश्रमिक बेसिकली 3 प्रकार का होता है, एक प्राप्तियों पर कमीशन, एक भुगतान पर कमीशन, एक रिसीप्ट पर कमीशन, एक पेमेंट पे कमीशन, और एक होता है फिक्स अमाउंट 2000 4000 5000 लाख 2 लाख जो भी अमाउंट आपका सवाल में दे। तो अगर फिक्स अमाउंट रहेगा उसमें हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। फिक्स अमाउंट हमको जैसा बोलेगा, मान लीजिए हमको बोलता है कि 10,000 है 5,000 है, अपन उसको दिखा देंगे। कमीशन को कोशिश करिए आप 2 या 3 कमीशन है तो इनर दिखाइए और इकट्ठा करके उसको बाहर निकालिएगा। उसके बाद बताता है कि सेकंड कमीशन बोलता है निस्तारक का प्राप्तियों पर, तो प्राप्ति में भी 3 पॉइंट बनते हैं। लिक्विडेटर हैज राइट टू टेक कमीशन ऑन रिसीव्ड अमाउंट आफ्टर सेल ऑफ एसेट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में भी 3 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट ये बोलेगा निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो वो संपत्तियों को बेच के प्राप्त करता है, ग्रॉस वैल्यू, सकल मूल्य। क्या बोलता है, ग्रॉस वैल्यू, सकल मूल्य बोलता है। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू का मतलब ये हुआ, अच्छा उसमें एक पॉइंट और बोलता है, कैश और बैंक को शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। कमीशन की गणना में जब संपत्तियों की प्राप्त राशि पर अपन कमीशन की गणना करेंगे, उस कंडीशन में कैश और बैंक को तब तक शामिल नहीं करेंगे जब तक कि क्वेश्चन में अलग से मेंशन ना करे कि कैश और बैंक को भी शामिल कीजिए। पहला पॉइंट हो गया। लिक्विडेटर को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो सकल संपत्तियों को बेच के सकल राशि वसूल करता है कैश और बैंक के साथ। सेकंड पॉइंट, निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है सकल राशियों पर, सकल रिकवरी पर, ग्रॉस रिकवरी पर। अगर मान लीजिए वो संपत्ति जो कहीं पर गिरवी रखी हुई है उसको निस्तारक बेचता है उसका लोन पेमेंट करने के लिए। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए 5 लाख की संपत्ति 4 लाख में बिकी, 3 लाख उधारी था और कमीशन ग्रॉस पे ले रहा है वो, तो पूरा 4 लाख पे कमीशन लेगा। कितने पे लेगा, 4 लाख पे। उसको 4 लाख मिला, 3 लाख उसने लोन का और ब्याज का दिया, कंपनी को शुद्ध मिला 1 लाख का, लेकिन उसको कमीशन ग्रॉस पे मिलेगा, 4 लाख पे मिलेगा। कैश और बैंक नहीं आएंगे। कैश और बैंक
मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। संपत्तियों की बिक्री राशि पर 3 प्रकार का कमीशन होता है। पहला पॉइंट, निस्तारक को 2% कमीशन मिलेगा उस अमाउंट पर जो वो संपत्तियों को बेच के ग्रॉस रिकवरी करता है कैश और बैंक के साथ। तो पूरा ग्रॉस लेंगे और कैश और बैंक को लेंगे। सेकंड पॉइंट, निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो संपत्तियों को बेच के या संपत्ति के अलावा जो टोटल रिकवरी करता है, सॉरी टू से टोटल रिकवरी करता है। कैश और बैंक में नहीं बोला, टोटल रिकवरी, ग्रॉस रिकवरी मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये कैश और बैंक नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। अब ये संपत्ति को इसमें अपन जो 1 लाख लिखे थे ना बाहर, 4 लाख में से 3 लाख माइनस करके वो 1 लाख के कमीशन की गणना नहीं होगी, कितने पे होगी, 4 लाख पे, क्योंकि ग्रॉस रिकवरी बोल दिया है। और अगर ये बोलता है कि निस्तारक को कमीशन 2% या 3% मिलता है नेट रिकवरी पर, कैश बैंक तो आएगा ही नहीं। और नेट माने कितना आएगा, इसमें जो 4 लाख अभी लिया था ना ग्रॉस के लिए ना, और नेट के लिए कितना हो जाएगा, 1 लाख। बाकी ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, इससे कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा। तो ये कमीशन व निस्तारक का संपत्तियों की प्राप्ति पर। निस्तारक कौन होता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से नियुक्त व्यक्ति होता है, जो कंपनी के समापन पर संपूर्ण कार्रवाई को करता है, पूरी संपत्तियों की रिकवरी करता है बेच करके और लायबिलिटीज का पेमेंट करता है। उसके बदले में जो उसको कमीशन रेम्युनरेशन मिलता है वो अपन गणना कर रहे हैं निस्तारक का पारिश्रमिक। 3 प्रकार का होता है, पहले फिक्स अमाउंट, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड, संपत्तियों के बिक्री पर प्राप्त राशि, ये 3 पॉइंट होते हैं। पहला, निस्तारक को 2, 3, 4 कोई परसेंट हो वो कमीशन मिलेगा ग्रॉस रिकवरी पर इंक्लूडिंग कैश और बैंक। तब ग्रॉस को लेंगे पूरा, इसको भी पूरा लेंगे, इसको भी पूरा लेंगे, सब लेंगे जितनी रिकवरी कर रहे हैं, और कैश और बैंक को भी लेंगे। सेकंड पॉइंट, निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है ग्रॉस रिकवरी पर सिर्फ, और कैश और बैंक नहीं बोला, वर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कैश और बैंक को नहीं लेंगे, बाकी पूरा ग्रॉस लेंगे। और अगर नेट बोला, कैश और बैंक को तो लेना ही नहीं है, नेट मानेंगे कि बाकी सब कुछ रहेगा। ये 4 लाख में से 4 लाख में रहेगा, कितना रहेगा, 1 लाख रहेगा। अपन आते हैं थर्ड कमीशन, जो लायबिलिटीज को जो पेमेंट करता है निस्तारक, लायबिलिटीज को अमाउंट जो पेमेंट करता है उस पर भी उसको कमीशन मिलता है। समान रूप से इसमें भी 2 या 3 पॉइंट मेन होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखिए, कानूनी वे किया, अपना पहला दूसरा कमीशन निकाल लिया, आप एक जगह छोड़ दीजिए, यहाँ पर थर्ड कमीशन के लिए जगह छोड़ दीजिए। फिर ये समापन में आप लिख दीजिए लिक्विडेशन एक्सपेंस, डिबेंचर और लोन है उसका ब्याज आप पेमेंट कर दीजिए। हर पेमेंट के पहले आप ये देखते चलिए कि आपके पास कितना पैसा आया था, आपने पेमेंट फर्स्ट पेमेंट किया कितना बचा, आपने कमीशन निकाला कितना बचा, समापन में किया कितना बचा, लोन पेमेंट किया विद इंटरेस्ट कितना पैसा बचा, चेक करते चलिए आपके पास कितना पैसा बचा आया था, आप बचा कितना आपके पास है। अब नंबर आ गया लेनदार का, क्रेडिटर का। अब नंबर आ गया किसका, क्रेडिटर का। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, क्रेडिटर कितने प्रकार के होते हैं, 2, सिक्योर क्रेडिटर जो डायरेक्ट यही माइनस हो जाता है, यही माइनस हो जाता है, और एक होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके फिर 2 भाग होते हैं, कौन सा, डिफरेंशियल क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको आगे बात रुक जाती है, फिर वापस आते हैं अपन कमीशन में। सवाल में अक्सर बोलता है कि निस्तारक को 2% कमीशन मिलेगा उस राशि पर, यहाँ तक सेम रहेगा, 2 पॉइंट हैं, यहाँ तक सेम रहेगा। निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करता है। अगर बोल दिया कि पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़कर, अगर ऐसा स्पष्ट वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है पेमेंट अमाउंट पर, तो किसको पेमेंट करता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को छोड़ करके। तो पहले आप क्या करिए, कमीशन गणना करने से पहले पूर्वाधिकार लेनदार को पेमेंट कर दीजिए। अब देखिए कितना पैसा बचा है, पता ही चला आपके पास। मान लीजिए पूर्वाधिकार लेनदार कितने के हैं, अपन एज्यूम कर लेते हैं पूर्वाधिकार लेनदार कितने के हैं, 50,000 के, और अनसिक्योर्ड कितने के हैं, 1.5 लाख के। और हमारा लोन पेमेंट हो गया, हमारा लोन पूरा पेमेंट हो गया। अब हमारे पास बचा कितना है, 1,80,000। एज्यूम करिए आप, हमारे पास 1,80,000 बचा है। यहाँ तक का पेमेंट करने के बाद, यहाँ तक का पूरा पेमेंट कर दिया हम लोग। अब हमारा नंबर आ गया लेनदार का, हमारे पास 1,80,000 बचा है। हमको पूर्वाधिकार लेनदार को कितना देना है, 50,000। अनसिक्योर्ड को कितना देना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए है। कुल कितना देना, दोनों मिला करके 2 लाख देना है हमारे को, पैसा तो कम बचा है। अब कमीशन क्या बोला है निस्तारक का, निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके अनसिक्योर्ड को पेमेंट की जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पहले 50,000 दे देंगे, पूर्वाधिकार को दे
दे देंगे उसको। अब कितना बचेगा? 1,30,000। कितना बचेगा? 1,30,000। अब इनको देना कितना है? 1,50,000। हमारा अनसिक्योर्ड कितने का है? 1,50,000 का। जो बचा है हमारे पैसा 1,30,000। पैसा कम बचा है, देना ज्यादा है, और फिर अपना कमीशन भी लेना है। तो जब पैसा कम बचता है और हमको अपना कमीशन भी लेना है तो कमीशन की गणना इस प्रकार की जाएगी। बैलेंस अमाउंट यानी 1,30,000 जो कमीशन का जो परसेंट बोले, 2 बोले या 3 बोले, बटे इंटू 2/100 प्लस 2, ये कमीशन नीचे ले आकर के जुड़ जाएगा। तो ये आपको कमीशन आएगा, ये अपन खुद का कमीशन फिर यहाँ लिखेगा 1,30,000 इंटू 2/102, जो भी अमाउंट आएगा वो अपना कमीशन फिर यहाँ लिखेगा। अब रेस्ट अमाउंट जो बच गया, मान लीजिए 1,28,000 बच गया, 1,27,000 बचा, देना कितना था? 1,50,000। देखो दे कितना पाएगा? 1,27,000 देगा। और जब पूंजी का भुगतान करने में असमर्थ हो जाएगा, पूंजी का भुगतान करने में असमर्थ हो जाएगा, सवाल हमारा वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए ये पॉइंट नहीं बोला, ये पॉइंट हमारा नहीं बोला। अब हमको ये बोलता है हमारे पास पैसा कितना बचा है? 1,80,000। पूर्वाधिकार कितने के हैं? 50,000। आरक्षित कितने के हैं? 1.5 लाख के हैं। कुल देना कितना है? 2 लाख। बचा कितना है? 1,80,000। अपना कमीशन भी लेना है हमारे को। अब कमीशन के लिए होता है कि निस्तारक को 2% कमीशन मिलता है उस राशि पर जो वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करता है। पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके ऐसा वर्ड नहीं बोला। जब ऐसा वर्ड नहीं बोलेगा, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आपका बचा हुआ कितना है? 1,80,000 इंटू 2/102, ये आपसे डायरेक्ट कमीशन निकालेंगे। पहले पूर्वाधिकार को पेमेंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया? पहले पॉइंट में क्या बोला था? पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके। पहले क्या बोला था? पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके। अपन इसलिए पहले पूर्वाधिकार लेनदार को पेमेंट कर दिए थे, उसके बाद कमीशन कैलकुलेट किए थे। बस इन दिस कंडीशन क्या बोला गया है कि liquidator has to right to take 2% commission on the balance on the amount which was paid by him to creditor, unsecured creditor। ये नहीं बोला पूर्वाधिकार लेनदार को छोड़ करके या अनसेक्योर्ड को छोड़ करके। ऐसे कंडीशन में पूरा 1,80,000 बैलेंस है इंटू 2/102, जो कमीशन आएगा अपना कमीशन ले लेगा। मतलब अपन एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए 5,000 कमीशन आया और बचा कितना पैसा? 1,75,000। फिर पहले किसको देगा पैसा? पूर्वाधिकार को, और बाकी 1,25,000 किसको मिलेगा? उसको स्वयं को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि पैसा यहाँ पर कम बचा था, देना था ज्यादा, इसके कमीशन कैसे निकालेंगे? बैलेंस अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, ये दो चीज हो गई। अब अगर एज्यूम कर लीजिए, ये फिर पॉइंट हमारा नहीं है, एज्यूम कर लीजिए आपके पास 3 लाख बचा हुआ है, 3 लाख बचा हुआ आपके पास पैसा। पूर्वाधिकार कितने का है? 50,000 का। अनसिक्योर्ड कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख का। अनसिक्योर्ड कितने का है? 1.5 लाख का है। देना कितना है? 2 लाख। बचा कितना पैसा है? 3 लाख। और आपको कमीशन भी कितना लेना है? 2%। तो भैया 50,000 इसको दे दीजिए, 1.5 लाख इसको दे दीजिए, 2 लाख हो गया। 2 लाख का 3% कितना आएगा? 6%, 6,000 आएगा। अपना कमीशन ले लीजिए, फिर भी कितना पैसा बचेगा? 94,000। तो आगे की पेमेंट में काम आएगा। क्लियर हो गया? ये अनसिक्योर्ड को देने वाले राशि पर कमीशन की गणना है। और लास्ट पॉइंट कमीशन में एक और बचता है, कभी कभी बोलता है कि निस्तारक लिक्विडेटर हैज राइट टू टेक 2% कमीशन, लिक्विडेटर हैज राइट टू टेक 2% ऑफ कमीशन